काफी सारे आर्टिस्ट को दिक्कत आती है स्टार्टिंग में कि वो ड्रॉ आखिर करे तो करे क्या। तो वो स्टार्टिंग में कार्टून, एनिमेशन, ये सब चीजें ड्रॉ करने लग जाते हैं, पर धीरे धीरे जब वो बड़े होने लग जाते हैं उनका भी मन करता है कुछ ढांसू किया जाए, पर इस ढांसू के चक्कर में उनके आंसू निकलने लग जाते हैं और काफी सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से करें, कितना बड़ा बनाए, एंगल मैच कैसे करें, चलो ये एक टाइम के लिए हो भी गया। अब शेडिंग कैसे करें, हेयर, स्किन टोन, बियर्ड, क्लोथ टेक्सचर कैसे ड्रॉ किया जाए, चलो ये सब भी हो गया। उसके बाद जब आप आउटपुट उठाकर देखते हो तो आप देखते हो ये क्या है, उसके बाद आप हो जाते हो सैड, पेशेंस सारा खो बैठते हो और ये सोचने लगते हो कि मेरे से तो ड्रॉ हो ही नहीं रहा, भगवान ने मेरे हाथों में वो लकीरें नहीं दी, शायद मैं ड्राइंग के लिए बना ही नहीं हूँ। तो आज मैं इन सभी चीजों का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। सारी चीजों को एक वीडियो में कवर कर पाना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप सभी लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो धीरे धीरे सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसा मेरा पास्ट रहा, जहाँ से मैंने सीखा, वो सब आपके सामने रखूंगा ताकि आप भी अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते। टाइम लैप्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से निकालना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और एंड में बोनस टिप है आप सभी लोगों के लिए, तो एंड तक बने रहिए। ओके, तो मेरे सामने कुछ हाथों की फोटोज हैं, इन्हें हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे हम और कैसे उनके बीच में स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद उसे 3D फॉर्म देंगे। 3D फॉर्म देने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें शेडिंग ऐड करेंगे। जहाँ पर हमें डार्क वैल्यू दिख रही है वो ऐड करेंगे, जहाँ हमें लाइट वैल्यूज दिख रही है वहाँ हम छोड़ देंगे। फॉर श्योर, सिंपल। स्टार्ट में कहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए आप जब किसी भी सब्जेक्ट मैटर को देखते हो, आप किसी भी रेफरेंस फोटो को देखते हो, उन्हें ना अपनी आईज को स्क्विंट करके देखा करें इस तरीके से। जब आप आईज को स्क्विंट करोगे तब सारी की सारी डिटेल्स वैनिश हो जाएंगी और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, कुछ लाइंस, आउटलाइंस दिखेंगी, कुछ एक एरिया दिखेगा, इतने एरिया में आपका सब्जेक्ट मैटर आएगा, राइट। तो मैं वो बनाने जा रहा हूँ अभी, जो मेरे को लाइंस दिख रही है, जो मेरे को वो स्ट्रक्चर दिख रहा है, 5 से 6 लाइंस में उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक लाइन मेरे को स्टार्टिंग की सबसे टॉप पर इस तरीके से लाइन दिख रही है, अगर मैं अपनी आईज को स्क्विंट कर रहा हूँ तो। फिर एक इस तरीके से लाइन गई, देन उसके बाद कुछ नीचे की तरफ लाइन आ रही है। अब जब आप इन लाइंस को बनाने जाओगे तो आप गलती क्या करोगे कि आप बीच का जो डिस्टेंस है उसे कम ज्यादा करोगे, या लाइंस के बीच में जो एंगल दिख रहा है आपको वो गलत कर दोगे। तो उसके लिए थोड़े बहुत आपका आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए और किस तरीके से लाइंस के बीच में रिलेशन बनाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट कितनी दूरी पर है, उतना हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे। कि जितनी बड़ी लाइन आपको ये दिख रही है, आप कंपैरिजन कर लोगे, आप कंपेयर कर लोगे इस लाइन को इस लाइन के साथ, कि अगर मैं इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखता हूँ तो ये यहाँ तक आ रही है। और सेम आपको ऐसा सोचना है, ऐसा देखना है आपको इमेज के अंदर, और उतना ही आप बढ़ा दोगे यहाँ से। अब जो मेरे को यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है इमेज के अंदर, और मैं अगर यहाँ से एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ इस तरीके से, तो ये यहाँ पर आ रहा है और वो पॉइंट थोड़ा नीचे को है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाया और फिर उसे इनविट करा रहा हूँ। इतना ज़्यादा आप टाइम दे सकते हो इस चीज़ को, देना। अच्छा, थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ इसे, और उसके बाद कुछ मेरे को एक इस तरीके से लाइन दिख रही है जो ऊपर से इस वाले पॉइंट से यहाँ पर आ रही है। यहाँ मेरा पॉइंट आया दूसरा, और अगर मैं इस वाले पॉइंट को नीचे डालता हूँ और हल्का सा मेरे को राइट साइड जाना पड़ेगा, यहाँ पर मेरा कुछ नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अभी हम खाली रफ लाइंस डाल रहे हैं, एक एरिया डिसाइड कर रहे हैं कि इतने पार्ट में हमारा पूरा सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा। थोड़ा सा और नीचे लेकर जाऊँगा, इस लाइन को दोबारा और थोड़ा बड़ा करूँगा। ना ज़्यादा टाइम मैं दे सकता हूँ इस चीज़ को, उतना दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी कर्व भी डाल सकता हूँ क्योंकि मेरे को चारों फिंगर्स को उसमें कवर करा। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप भी फिंगर से ट्राई करें, आप भी एक हैंड से ट्राई करें। आप ये भी कर सकते हो, आप एक छोटे बॉक्स से ट्राई कर सकते हो, फिर कोई आपके आसपास ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है मेरे सामने, जिसे मैंने बनाया है 1 2 3 4 और 5 लाइनों से, और एक कर्व डाल दिया है यहाँ पर। आप कर्व का भी यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या ध्यान रखूँगा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने लगाए हैं जहाँ पर एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट, तो वो पॉइंट देखूंगा मैं वो अपनी सही जगह पर है या नहीं है। जैसे कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इस जगह पर आएगा, और अगर कोई चीज़ मेरे को छोटी बड़ी करनी हुई तो इस स्टेज में मैं कर सकता हूँ। ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई गलती दिखे उसी वक्त सही करना। अब उसके बाद हर एक पीस को मैं अलग अलग लूंगा। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट मेरी यहाँ तक आ रही है, और उसके बाद हाथ का ये वाला पार्ट अलग और फिंगर्स वाला पार्ट अलग, तो मैंने उसकी मार्किंग दे रहा हूँ। एक बॉक्सी सी शेप दे रहा हूँ मैं। ये वाली कर्व भी एक तरह से 2 लाइंस को मिलाकर मैंने बनाई है, 2 लाइंस को मिलाकर मैंने ये कर्व बनाई है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से।
और उसके बाद जितने भी मेरे को फिंगर्स दिख रही हैं उन्हें मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी। सिर्फ और सिर्फ कभी भी मैं एक लाइंस डिसाइड कर रहा हूँ कि कहाँ से वो स्टार्ट होंगी और कहाँ तक वो फिनिश होंगी। अभी ये फाइनल नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ उनका एरिया डिसाइड हो रहा है। वो चाहें तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं किसी वक्त। जितनी बड़ी मेरे को फिंगर दिख रही है उतना ही बड़ा मैं मार्क लगा दूँगा उसका। अब अगर देखेंगे आप तो बीच के एरिया पर भी ध्यान रखना। जैसे ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा लग रहा है तो अब इसमें छोटा करूँगा थोड़ा। और जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें हम थोड़ी बहुत कॉन्टूर लाइंस भी डाल सकते हैं ताकि बिना शेडिंग किए ही आपके ड्राइंग में एक 3D व्यू आ जाए। अब थोड़ा लाइंस को मैं और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और थोड़ा मेरे को लगा कि ऊपर से स्पेस जो है वो थोड़ा नीचे होना चाहिए तो उसे मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया। तो अब थोड़ा सा मैंने ऊपर से इसे शॉर्ट किया, थोड़ा सा फिंगर को यहाँ तक लेकर आया। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बल्कि चीज़ों को उनकी सही जगह पर सिर्फ और सिर्फ प्लेस करा रहा हूँ। मैंने पुरानी लाइंस को जो रफ स्ट्रक्चर के टाइम क्रिएट की थी वो वाइल लाइंस मैं इरेज कर रहा हूँ और इस हाथ को अब थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रही है। देखिए फिगर ड्राइंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एनाटॉमी की नॉलेज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल पर काम करना है, अपने आइडिया पर काम करना है, अपनी आइज़ को उस लेवल तक लेकर जाना है कि आप गलतियां ढूंढ सको। अगर आपकी आइज़ गलतियां ढूंढ पा रही हैं तो एनाटॉमी की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आप बिना एनाटॉमी की नॉलेज लिए काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर सकते हो। जैसे जैसे अब मेरे को कर्व्स दिख रही हैं उन कर्व्स को पहले मैंने क्या किया था, ब्रेक किया था लाइंस के में। अब उन्हीं कर्व्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं इस टाइम 4-हैंड ग्रिप का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। मैं आउटलाइन कर रहा होता हूँ। आप भी इस ग्रिप का यूज़ कर सकते हैं। इस ग्रिप का फ़ायदा ये होता है कि जब आपको थिक स्ट्रोक्स देने हैं तो आप पेंसिल को स्लैंट करके चलाइए, और दूसरी तरफ अगर आपको शार्प स्ट्रोक्स देने हैं तो आप इस तरीके से थोड़ा पेंसिल को कर सकते हैं। अब थोड़ा जहाँ मेरे को शेडोज क्रिएट होती है दिख रही हैं या हाथों पर रिंकल्स दिख रहे हैं उनको भी ड्रॉ करने जा रहा हूँ और नेल को भी थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं हल्की सी मार्किंग के साथ। आगे बढ़ रहा हूँ रिंग फिंगर के ऊपर। तो मैं देखिए रिलेशन बनाते हुए चल रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में है। वहाँ पर रिंकल्स को भी साथ के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। फोकस सारा सिर्फ और सिर्फ लाइंस पर, लाइंस के बीच में गैप पर, फिंगर्स के साइज पर। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ से आप चेक कर सकते हो उन सारी पॉसिबिलिटीज़ से आपको चेक करना है। जितनी भी अनवांटेड लाइंस मेरे को दिख रही हैं वो मैं साथ ही साथ इरेज करता हुआ चलूँगा। जब भी दूसरे फिंगर पर जंप करो तो ये ध्यान रखो कि दूसरी वाली फिंगर पिछली फिंगर से कितनी बड़ी है, कितनी मोटी दिख रही है या कितनी विजिबल है। अब देखिए उनकी विड्थ कहीं ना कहीं सेम हो सकती है बट आपको दिखेगी कम ज़्यादा वो, क्योंकि एक फिंगर के ऊपर दूसरी फिंगर है। तो आपको उसका आइडिया सही लगाना पड़ेगा। और ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट फिंगर यहाँ पर। अब ये वाला पॉइंट यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है तो उसे मैं अपने ध्यान में रखूँगा और साथ ही साथ फिंगर की डायरेक्शन को भी, कि ये वाली फिंगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरी वाली थोड़ा ऊपर की तरफ है, इस तरह से। देन ये कर्व इस तरीके से गई और फिर इस तरीके से हमारे पास हाथ का स्ट्रक्चर बन चुका है। और अब मैं दोबारा से चेक कर रहा हूँ, शायद कुछ और छोटी मोटी गलतियां रह गई हूँ जिन्हें मैं सही कर सका। मैं जहाँ पर शेडोज या मिड टोन्स मेरे को दिख रही हैं उनकी मार्किंग्स दे रहा हूँ ताकि जब मैं शेडिंग करने जाऊँ तो उस टाइम मेरे को थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जहाँ मेरे को शेडो फैमिली दिख रही है अभी वहाँ पर मैं हल्की फुल्की लेयर डाल रहा हूँ। अब मैं वहाँ पर थोड़ा डिटेल में जाकर उसको और अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। जैसे कि अगर लाइट ऊपर की तरफ से आ रही है तो फिंगर्स की इस साइड पर शेडो आएगी। मैं पहले उसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिखे क्योंकि ये पीछे की तरफ होती जा रही है। तो ध्यान रखें कि 3D व्यू दिखाने के लिए आपको अच्छे से उसे डार्क और जहाँ जहाँ आपको लाइट वैल्यूज दिख रही हैं वो आपको शो करनी पड़ेगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप ज्यादा डिटेल में जाते हो या रफ काम करते हो, इट डजंट मैटर। बट अगर आपने सही जगह पर शेडोज, मिड टोन, हाईलाइट को शो कर दिया तो आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, तो आपकी ड्राइंग 3D लगेगी। और अब मैं एक डार्क पेंसिल यूज कर रहा हूँ ताकि जितनी भी मैं शेडोज दिख रही हैं, शेडोज फैमिली दिख रही है, उन्हें मैं अच्छे तरीके से डार्क कर सकूं। और अगर मेरे को मिड टोन देनी है या फिर मेरे को कहीं लाइट वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो मैं इसी पेंसिल का यूज करके लाइट वैल्यूज भी निकाल सकता हूँ। कैसे? उस पर प्रेशर कम लगाकर। आपका पहला फोकस आउटलाइन पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी आउटलाइन सही नहीं होगी तब आप कितनी भी वैल्यूज उसमें ऐड कर लो सही नहीं लगेगा। तो पहले आपको ज्यादा टाइम देते हुए शेडिंग पर आने से पहले अपनी आउटलाइन सही करनी। मैं देखिए
देखिए कितना रफ जा रहा हूँ और रफ जाकर वैल्यूज को ऐड करा रहा हूँ। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि मैं डायरेक्ट डार्क पर नहीं जा रहा, मैं पहले उसे हल्का डार्क कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर मेरे को लगता है कि हाँ उसे थोड़ा और डार्क करने की जरूरत है तो उसके बाद मैं उसे डार्क करता हूँ। ड्राइंग करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बट आपको जब तक बेसिक्स की नॉलेज नहीं होगी, वैल्यूज की, रफ स्ट्रक्चर की, आउटलाइन को कैसे सही तरीके से ड्रॉ किया जाता है उसकी, जब तक आपको इन सब चीजों की समझ नहीं होगी ठीक तरीके से, आपका माइंड उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाएगा तरीके से। अगर कोई फेस ड्रॉ कर पा रहा है इजीली, का दिमाग प्रोसेस करता है। तो बस आप भी अच्छा ड्रॉ करना चाहते हो तो बस आपको अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को ड्रॉ करें। और मैं यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं वैल्यूज के साथ उसे फिनिश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन रियलिटी किसी भी जगह पर आपको कोई लाइंस देखने को नहीं मिलती, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज का। और दूसरी तरफ बेसिक्स आ जाते हैं शेडिंग के। आपको अगर राउंड स्फीयर कोई दिखाना है, कोई राउंड चीज, राउंड ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको सॉफ्ट एज का यूज करना पड़ेगा। और अगर वही आपको कोई ऑब्जेक्ट शो करना है जिसके कोने शार्प हैं, तो उसके लिए आपको हार्ड एज का यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको पता है कि ये हार्ड एज, सॉफ्ट एज, फर्म एज क्या होती है तो कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर करना। और अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताना कि नहीं पता, तो मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बहुत ही धीरे धीरे आगे चलता जा रहा हूँ मैं, और क्योंकि व्यूअर को मेरे को एक खाली आइडिया शो करना है कि हाँ हम क्या बना रहे हैं, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ज्यादा डिटेल्स पर नहीं जाऊंगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल वैल्यूज को शो कर दूंगा। इस वाले पार्ट में थोड़ी डेप्थ क्रिएट करने के लिए डार्क किया मैंने, एक राउंडनेस शो करने के लिए किया है सॉफ्ट करता जा रहा हूँ। क्योंकि काफी सारे आर्टिस्ट यही गलती करते हैं कि वो इन लाइंस को ज्यादा हार्ड दिखा देते हैं, शार्प दिखा देते हैं, जिसकी वजह से जो राउंडनेस क्रिएट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इस चीज पर भी ध्यान रखते हैं। और मेरा फोकस एज इट इज बनाने पर नहीं है, बल्कि वैल्यूज को सही प्लेस कराने में। और साथ ही साथ मेरा ध्यान वहां पर भी जा रहा है कि किस तरीके से शैडोज वर्क कर रही हैं, क्योंकि खाली टेपना ही जरूरी नहीं होता, उस चीज को समझना भी जरूरी है कि जहां पर शैडो दिख रही है हमें, वहां पर शैडो एक्चुअल में आ क्यों रही है। सबसे पहला मेन कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि शैडो अगर आपको कहीं दिख रही है जहां पर आपको बिल्कुल डार्क दिख रहा है, उसका मतलब यही है कि वहां पर लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही है। और जहां पर आपको मिड वैल्यू दिख रही है, उसका मतलब ये है कि वहां पहुंच तो रही है बट हाईलाइट जितनी नहीं पहुंच रही। जैसे इस वाले पार्ट में हाईलाइट शो हो रही है, तो उस वाले पार्ट को मैं खाली छोड़ दूंगा। एक सर्कल मेरे को बनता हुआ दिख रहा है वहां पर, तो वो सर्कल वाला एरिया मैं खाली छोड़ दूंगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इरेजर का यूज करके ग्रेफाइट को वहां से उठा दो। वो चीज करने में और ये चीज करने में थोड़ा फर्क होगा कि अगर आपने पहले लेयर डाल दी, उसके बाद आप इरेजर से इरेज कर रहे हो, तो उस टाइम पर ग्रेफाइट वहां पर कंप्लीटली नहीं उठेगी, वहां पर थोड़ा बहुत पोर्शन उसका रह जाएगा। बट अगर आपने उसका जगह छोड़ दिया तो वो ज्यादा सही लगता है। काफी सारे पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पर मेरे को हाईलाइट दिख रही है, तो उन सारे पोर्शंस को मैं छोड़ता जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं 7B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ कि उसी से मैं डार्क वैल्यूज के साथ लाइट वैल्यूज भी निकाल सकूँ। मेरा सिंपल सा रूल है शेडिंग करते हुए, कोई भी एक छोटा एरिया पिक करो, उसके बाद शेडो और लाइट फैमिली को अलग अलग करो, देन उसके अंदर डिटेलिंग करते जाओ। और जब भी आप शेडिंग करते हैं तो ध्यान रखें कि किसी भी एरिया को ज्यादा लाइट ना छोड़े, एक लेयर तो डालें HB पेंसिल से। अब यहाँ पर मैं कोई टूल नहीं यूज कर रहा ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओगे एक ही टूल यूज करने के लिए, तो उतना ज्यादा आप अपने लिमिटेशंस को तोड़ोगे। टूल्स के साथ ब्लेंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, उससे आप कर सकते हो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई करो कि उसी पेंसिल से किस तरीके से आपको वैल्यूज को मिक्स अप करना है। और फिंगर्स पे जितने भी रिंकल्स दिख रहे हैं मेरे को, वो भी बनाते जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट स्ट्रोक्स के साथ उनका एरिया डिसाइड कर रहा हूँ, उनका एंगल डिसाइड कर रहा हूँ। देन जब मेरे को लगा कि हाँ ये एंगल ठीक है, इतना एरिया उनके लिए परफेक्ट रहेगा, देन उसके बाद उसे मैं डार्क करता जा रहा हूँ। और स्टार्टिंग में अगर आपको नॉलेज नहीं हो पाती, इस चीज की समझ नहीं आ पाती कि किस तरीके से वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से शेडो जो आपको दिख रही है वो कैसे लाइट में कन्वर्ट हो रही है, वो कैसे मिड टोन में कन्वर्ट हो रही है, इस तरीके का इस चीज को आपको समझ नहीं आ पा रही है, तो आप सिंपल क्या करो, जहां आपको डार्क दिख रहा है वहां उतना डार्क करो, और जितना आपको लाइट दिख रहा है उतना लाइट करो। बट उनके बीच की शेप आपको एग्जैक्ट रखनी पड़ेगी, बीच का ट्रांजिशन आपको वैसे ही रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बस इस चीज पर भी आपने ध्यान दिया तो आपकी ड्राइंग, आपका आर्टवर्क काफी अच्छा निकल कर आएगा। अब जहाँ पर मेरे को सबसे ज्यादा डार्क पार्ट दिख रहा था, उस वाले पार्ट में थोड़ा और प्रेशर बढ़ाकर डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि ये पेंसिल कितना ज्यादा डार्क जा सकती है। इस चीज पर भी ध्यान रखें अपना कि आप जो पेंसिल यूज कर रहे हो वो कितना ज्यादा डार्क जा सकती है, वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। अपने टूल को समझने की कोशिश करें, इसे कहते हैं नो योर टूल, कि जितना ज्यादा आप अपने टूल को समझोगे उतना इजिली आप अपने टूल के साथ काम कर सकते हो। अब इसके लिए उससे बात करना या फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको ज्यादा से ज्यादा उस टूल के साथ प्रैक्टिस करनी है।
ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, वैसे वैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी की सारी चीजें वो सेव। तो इस तरीके से आपने देखा कि हैंड को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। सेम प्रोसेस का फॉलो करके आप कुछ भी और ड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो आपके आसपास रखी बॉटल, टेबल लैंप या नेचर का कोई सीन ही, आप वो सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके जो मैंने बताया पिछले कुछ मिनट्स में, स्ट्रक्चर बनाना है, उनको फिर शेप देनी है, एरिया डिसाइड करना है, कर्व्स को लाइंस में ब्रेक करना है, सबकी प्लेसमेंट डिसाइड करनी है। फिर उसके बाद आपको लाइंस को कर्व में कन्वर्ट कर देना है। जो कर्व जितनी छोटी है उसे उतना ही रखना है, आपको काम आएगा आप जब आई ट्रेनिंग करोगे। और अगर आपको कोई डाउट है, सजेशन है या और कुछ भी पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर आप शेडिंग, आउटलाइन, लूमिस मेथड के बैच के लिए रजिस्टर करना चाहते हो और सीट ब्लॉक करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।